नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले सामने आए जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी। कोर्ट ने एक्ट को संवैधानिक बताया और फैसला सुनाते हुए कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता और मूल अधिकारों का भी हनन नहीं करता है। कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जता दी है। दरअसल मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया था, जिस पर सुप्रीम अदालत सुनवाई कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अराजक बताया है। उसने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में जांच करने की जरूरत है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं, 2 फैसले आए हैं अभी हाल फिलहाल में, एक कल और एक आज, तो इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, असर तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ये मान कर चलते हैं कि पूरा देश वही चला रहे हैं। जिस तरीके से पहली बात मदरसे की बात कर रहे हैं कि मदरसा को वैध ठहराने के लिए उन्होंने एक फैसला दिया और सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नकार दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलती कर दी है। गलती क्या थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मदरसा बेसिक शिक्षा के रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करता। इसमें पूरी तरीके से धार्मिक शिक्षा दी जाती है और धार्मिक शिक्षा किसकी दी जाती है? इस्लाम की। और इस्लाम की धार्मिक शिक्षा का मतलब है कि किसी भी सेकुलर कंट्री में अगर इस्लाम की धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वो दूसरे धर्म के लोगों के लिए खतरनाक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था कि मदरसा एक्ट 2004 वैध नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है, इसलिए मदरसा एक्ट नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पलके बिछाए बैठी थी कि कोई याचिका लेकर आए। योगी की सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने से मना कर दिया था कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों के खिलाफ फैसला दिया है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन याचिकाएं दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठी। एक में उसमें CJI चंद्रचूड़ थे, उसके बाद जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये तीनों के जज की बेंच बैठी और तीनों में सबसे पहले बात करते हैं CJI चंद्रचूड़ की। अब रिटायर होने वाले हैं, 10 नवंबर को उनके रिटायरमेंट का डेट है। और उससे पहले जिस तरीके से CJI चंद्रचूड़ चारों तरफ परेशान घूम रहे हैं वो उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। पहले तो उन्होंने इस बात के लिए बैटिंग की, हर जगह जाके पुणे गए, वहाँ सेमिनार को संबोधित किया, उसके बाद अपने गांव गए, वहां भी संबोधित किया, फिर बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन को संबोधित किया। हर जगह पहले वो क्या कर रहे थे कि हमने जो सरकार के खिलाफ फैसले दिए, जो हिंदुओं के खिलाफ फैसले दिए, वो फैसले हमने सामाजिक न्याय के लिए दिए हैं। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष होकर काम करती है। क्योंकि सवाल उठ रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड पर, इनके फैसलों पर सवाल उठे। इनके यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल तब भी उठे जब ये भ्रष्टाचारियों को धड़ाधड़ जमानत दे रहे हैं। इस पर भी सवाल उठे कि जब कोई विपक्ष की तरफ से याचिका दायर की जाती है तो आप तुरंत स्वीकार कर लेते हो, और जब कोई याचिका उनके खिलाफ होती है तो आप आनाकानी करने लगते हो। सवाल इस पर भी उठ रहे थे कि कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें अगर मुस्लिमों का मुद्दा हो तो उसमें यह मानकर चला जाता है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। चाहे कावड़ियों की बात हो, सुप्रीम कोर्ट में कावड़ यात्रा के समय में नेम प्लेट का विवाद चला, क्योंकि सरकार ने कहा था कि नेम प्लेट आपको लगाना है। तो उस समय आपके कोर्ट ने क्या किया? ये मुसलमानों के कहने पर आपने सोच लिया कि इसको 15 दिन के लिए स्टे लगा देते हैं। 15 दिन के लिए स्टे में तो पूरा कावड़ यात्रा खत्म हो गया। तो आपको ये सोचना चाहिए कि 15 दिन का स्टे लगाने के पहले आप ये सोचते कि जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता सरकार जो कह रही है उस कानून का पालन किया जाए। लेकिन आपने वो नहीं किया। आप हमेशा इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि बुलडोजर एक्शन पर आपके पास कोई याचिका दायर होती है और आप एक तरफा फैसला सुना देते हो। क्यों? क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठन वहां जाकर कहता है कि देखिए भाई, ये जो
बुलडोजर चल रहा है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में, ये भारतीय जनता पार्टी शासित स्टेट है और यहां पर मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होता है और फिर आप क्या करते हो, पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर प्रतिबंध। और उसके बाद जब आपके सामने ऐसी याचिकाएं आती है तो आपके जो फैसले हैं वो सवाल के दायरे में आ जाते हैं। अब सीजेआई चंद्रचूड़ को यही दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी कि हम जब रिटायर होंगे उसके बाद भी हमारी फजीहत होगी, तो पहले ये माहौल तैयार करने की कोशिश की और वो माहौल यही था कि हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। उसके पहले तैयारी शुरू हो चुकी थी, इसके पहले ही इन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने जब पीएम मोदी को इनवाइट किया था गणेश पूजा के अवसर पर, लेकिन जब गणेश पूजा के अवसर पर पीएम मोदी गए और इनके फोटो वीडियो सामने आए तो उसके बाद से इनको बैलेंस करने की जरूरत पड़ गई। इनको लगने लगा कि अब तो हम ट्रोल होंगे ही, और हुए। उनके खिलाफ बात की जाने लगी। ये वामपंथी जितने लोग हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, इन लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि देखो किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और सीजेआई मिल रहे हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि ये हिंदू धर्म के दो संरक्षक मुसलमानों के खिलाफ फैसले नहीं देंगे, कैसे ये सेकुलर स्टेट रह पाएगा, कैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच गठजोड़ नहीं कहा जा सकता। तो ये सवाल जब उठे इन दोनों के बीच, तो उसको भी इन लोगों ने जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ ने पुणे में कहा कि नहीं नहीं, देखिए अगर कोई स्टेट चीफ, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो, किसी भी राज्य का प्रमुख या केंद्र सरकार का मुखिया, अगर उनकी मुलाकात होती है किसी जज के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेंडिंग मामलों पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ कोर्ट के फिनांस पर बात कर रहे हैं, कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं। हम उनसे ये बात कर सकते हैं कि आप कुछ और फंड अवेलेबल करवाइए। पेंडिंग केसेस पर, फैसलों पर बातचीत नहीं होती है, ये बैकफुट पर आना था। लेकिन इस बीच क्या हुआ, इस बीच एक बड़ी घटना घट गई। कारवां मैगजीन है, एक दिल्ली प्रेस से निकलता है, वे वही मैगजीन है जिसने कई बार भारतीय जनता पार्टी को, संघ को और साथ ही मोदी और शाह को बदनाम करने की कोशिश की है। इसी मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था जज लोया के मौत के बारे में। जब उनकी मौत हो गई तो चूंकि वो अमित शाह के मामले की जांच कर रहे थे और वो गोधरा कांड के बाद जिस तरीके से दंगे फैले, उसमें भी इन लोगों की भूमिका के लिए कुछ केसेस उनके पास थे। अब इस मैगजीन ने उनकी मौत को, जो हार्ट अटैक से हुई थी, उसको ऐसे घुमाया कि उनकी मौत नहीं, हत्या हुई है और शाह इसमें शामिल है। अब ये आर्टिकल छपा कारवां में सीजेआई चंद्रचूड़ के नाम से, उनके कलीग से, उनके पुराने सहयोगियों से, सारे लोगों से ये बातचीत की गई और चंद्रचूड़ को दोहरा चरित्र वाला व्यक्ति कहा गया कि ये पर्दे के पीछे कुछ और है, आगे कुछ और है। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी और इनकी तस्वीरें आ गई थी, गणेश पूजा की बात हो रही थी कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई व्यक्ति भारत में, हिंदुस्तान के अंदर अपने हिंदुत्व का प्रदर्शन नहीं कर सकता, ये सेकुलर जमात के लोगों का मानना है। और सीजेआई कैसे कर सकते हैं? अब इस कवर स्टोरी के आने के बाद चंद्रचूड़ को लगने लगा बैलेंस करना जरूरी है। अब जब मदरसे पर फैसला आना था तो इन्होंने बड़ी बड़ी टिप्पणियां की, फैसला भी सरकार के अगेंस्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट में दिया कि नहीं नहीं, मदरसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है। मौलिक अधिकार किसके? आपको यह बताना चाहिए किसके मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं है। मदरसों में पढ़ाया जाता है कि काफिरों के साथ संघर्ष करो, तो काफिर उसके लिए कौन है? वो वहां कहा जाता है कि हिंदुस्तान में गजवाए हिंद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये किसके लिए है? अगर मौलिक अधिकार उसके हनन नहीं हो रहे हैं, हमारे तो हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे खिलाफ झगड़ा करने, लड़ाई करने, हमसे संघर्ष करने के लिए उकसाता है, उसके दिमाग को घुमाता है, माइंड वॉश करता है कि देखो बचपन से तैयार कर रहा है कट्टर जिहादी और जिहाद की फैक्ट्री बना हुआ है। तो हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, उसके मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं है। मतलब जो बात चलती है कि पंथ निरपेक्ष कोई भी अगर देश है तो वहां किसी धार्मिक ओकेजन पर, धार्मिकता के खिलाफ, यानी कि धार्मिक शिक्षा संस्थानों को सरकार मदद नहीं कर सकती।
अब इस बात के लिए उन्होंने कहा, दूसरी बात कि मौलिक अधिकार के उन नियमों के खिलाफ तो ये नहीं है, क्योंकि भारत सेकुलर स्टेट है, लेकिन धर्म को इससे अलग नहीं किया जा सकता। तो धर्म को अलग नहीं किया जा सकता, तो ये मान लो कि भारत अगर धर्म अलग नहीं होगा तो भारत का धर्म क्या है? भारत का धर्म सनातन है। भारत का धर्म को इस्लाम क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि ये सब तो बाहर से आया हुआ धर्म है। क्रिश्चियन के अगर पैगंबर की बात करें तो ईसा मसीह कोई भारत में पैदा हुए आए, या मोहम्मद साहब भारत में आए पैदा हुए? इन लोगों के धरती तो वही है, चाहे जेरूसलम हो, बेथलहम हो, या फिर मक्का मदीना हो। तो इन सारे जगहों से ये उधार का लिया हुआ धर्म हिंदुस्तान में फैला है। तो आप अगर कहते हो कि भारत को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब धार्मिक शिक्षा भी हम देंगे, और इसके साथ जोड़ दिया मदरसों को शिक्षा पर। और अगर इसको जोड़ दिया तो सीजेआई चंद्रचूड़ ये कहने के लिए ये बात टिप्पणियों में कहने लगे कि हम 700 सालों की परंपरा छोड़ नहीं सकते। 700 सालों से ये चलता आ रहा है धार्मिक शिक्षा। कब 700 साल? ये 700 साल आपका कब से शुरू होता है? जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, सिंध पर, उस समय से आपका शुरू होता है, यानी कि 712 ईस्वी से। आपका 700 साल कब से शुरू होता है, ये आपको सोचकर बताना चाहिए लोगों को, कि क्या जब गजनी ने हमला किया था तब से, या मोहम्मद गोरी ने हमला करके हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन शुरू की, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर सत्ता सौंप के, तो उस समय से शुरू होता है। आप 700 साल की परंपरा की बात कर रहे हो उस देश में जहां 7000 साल, ये नहीं कहा जा सकता, 10,000 से 11,000 साल पुरानी परंपराओं को हम रखे हुए हैं। पूरी दुनिया में इन लोगों ने सारी पुरानी संस्कृति सभ्यता का विनाश कर दिया। किसी भी देश में नहीं है। इस्लामिक स्टेट जहां पर भी है, इराक में, वहां पर कभी मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी। कहां है मेसोपोटामिया के अवशेष, जिसके साथ हमारा व्यापारिक संबंध था? जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात होती है तो कहां गया वो अवशेष उसका? वहां पर मिस्र में जहां नील नदी के देवता की पूजा होते थे, वो कहां गया? उसकी संस्कृति कहां गया अवशेष? ये सारे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हो गई, नॉर्डिक सभ्यता, वाइकिंग्स की सभ्यता खत्म हो गई। ये सारे का इन लोगों ने नाश करके रख दिया। हिंदुस्तान में 10,000 साल पुरानी सभ्यता संस्कृति को ढो रहे हैं। तो आपको 10,000 ज्यादा लगता है या 700 ज्यादा लगता है? ये गिनती कम से कम आपको देखना चाहिए कि 10,000 साल से चल रही है जो चीजें, उसको 700 साल से तुलना करके आप उसको हमारे ऊपर इंपोज कर रहे हो। ये वही बात है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ देश का, उसके बाद भी आप वही इंपोज कर रहे हो कि नहीं नहीं, मुसलमान एक देश लेकर चला गया पाकिस्तान बना के, फिर भी हिंदुस्तान में ये लोग रहेगा, हम संरक्षण देते रहेंगे सेकुलरिज्म के नाम पर। तो वही सुप्रीम कोर्ट आज भी कर रहा है। मदरसों के आधार पर इन्होंने कहा मदरसे को रखा जाना चाहिए। अब परेशानी इस बात की नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर क्या होगा, परेशानी उस मानसिकता की है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया, सीजेआई चंद्रचूड़ क्या सोचने लगे, ये पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन लोगों के दिमाग में क्या चला कि आप बैलेंस करने में लग गए कि मदरसों पर प्रतिबंध नहीं लग सकता। इधर बुलडोजर एक्शन को लेकर भी इस तरीके के फैसले आ गए, और बुलडोजर एक्शन को लेकर फैसले आ रहे हैं कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते सार्वजनिक संपत्ति पर। क्यों भाई? कोई घर अगर, कोई मकान अगर हाईवे पे बनाया हुआ है, किसी जगह पर अगर वहां से रेलवे की सड़क गुजर रही है तो वहां पर उसको हटाएगा नहीं तो लाखों लोग वहां से जाएंगे, आएंगे कैसे? रेलवे का फिर विकास कैसे होगा? फिर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कैसे आएंगे? ये इनकी मानसिकता है। तो मदरसे पर जो इन लोगों ने फैसला दिया, असर उसका कुछ नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने योगी को चैलेंज किया है और योगी ने दूसरा रास्ता अपना लिया। योगी ने क्या किया? पहले ही सर्वे करवा के रखे हैं। आप मदरसा एक्ट के समर्थन में बोल सकते हो, लेकिन मदरसों में चल रहे अवैध तरीके से कन्वर्जन रैकेट पर होने वाले एक्शन को नहीं रोक सकते। आप ये नहीं रोक सकते कि विदेशी फंडिंग हो रही है तो उस पर कार्रवाई न करो। आप मौलानाओं को पकड़ने से नहीं रोक सकते जिसकी गिरफ्तारी होगी। तो इसलिए सरकार इस बात के लिए बहुत चिंतित नहीं है। ये योगी की सरकार को इसने चैलेंज किया कि नहीं नहीं, हम कह दिए तो ये करना पड़ेगा। इसने तो कह दिया था बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो बहराइच में दंगे के बाद इन लोगों के घरों पर नोटिस चिपका, सुप्रीम कोर्ट चिल्लाते रह गया, जज साहब बोलते रह गए, वहां से लोग खाली कर करके भागते रह गए। तो सरकार के लिए ये चैलेंज अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है तो उस सिस्टम के साथ सरकार नहीं चलेगी।
क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की माइंडसेट हो गई है, ये कोर्ट के जज, कॉलेजियम से पैदा हुए सारे जज, इन लोगों को उसी सिस्टम में रहना है जो अब तक 70 साल से चलता रहा है। वो सो कॉल्ड सेकुलर मानसिकता, वो मुस्लिम परस्ती वाली राजनीति जैसे ये लोग करते हैं, उन लोगों को भी लगता है मुसलमानों के खिलाफ कोई फैसला हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हमारे ऊपर सवाल उठेगा कि आप सेकुलर नहीं हो। ये मानसिकता जो है, इस मानसिकता से अभी तक ये लोग चल रहे हैं। तो बुलडोजर एक्शन के ऊपर 25 लाख रुपया का जुर्माना लगा दो, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, क्या फर्क पड़ेगा? वो अपना घर बनाने के लिए तैयार रहे, तोड़ने के लिए सरकार तैयार रहेगी, अवैध अतिक्रमण नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये जितना चिल्लाना है चिल्लाते रहे। योगी ने नैरेटिव क्रिएट कर दिया है और उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण भी हो गया, मदरसे भी बंद हो गए एक एक करके। ऐसे होता कि एक साथ 13,000 15,000 मदरसों पर ताला लग गया, ऐसे पॉकेट में होंगे 2,000 4,000 5,000, ऐसी कार्रवाई की जाएगी। ये एक्शन नहीं रुकेगा, मदरसे तो बंद होने ही है और मदनी जैसे लोगों को कटोरा लेकर आना पड़ेगा सामने कि जो मदरसों से इन तरीके के वित्त पोषण करवाते हैं, बाहर से पैसे लेते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला सवाल के घेरे में तो है, लेकिन सरकार पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मदरसे बंद होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज देखते रह जाएंगे और योगी अपना काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मदरसा बोर्ड और बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया है, उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि इस फैसले से योगी सरकार के एक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीएम योगी अपने सख्त फैसलों और तगड़े एक्शन के लिए जाने चाहते हैं। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।